हेलो गाइस। चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे और उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए पार्टनर के रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ पेज नंबर 150 पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपको। प्रश्न आपको दिया हुआ है जे एच तथा के एक फर्म में साझेदार थे तथा 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से था। स्थिति विवरण का मीनिंग क्या होता है सर? बैलेंस शीट होता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दी हुई है। अब इंफॉर्मेशन में नीचे दिया बैलेंस शीट के नीचे उपरोक्त तिथि को एच ने अवकाश ग्रहण किया। अच्छा, साझेदार कौन थे सर? साझेदार थे यहाँ पे जे एच के और एच यहां से अवकाश ग्रहण करता है, तो से साझेदार है जे और के। तो जे और के ने निम्न शर्तों पर व्यवसाय चालू करने का निर्णय किया। शर्त क्या थी इनकी? जे और के की शर्त क्या थी? शर्त ये थी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 पर किया जाए। अच्छा, पार्टनर के रिटायरमेंट पर ख्याति का मूल्यांकन हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, यहाँ पे एच फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो वो अपने भावी लाभों को भी फर्म में छोड़कर जा रहा है। और एच के भावी लाभों को प्राप्त कौन करेंगे सर? जो रिमेनिंग पार्टनर जे और के हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के भावी लाभों को प्राप्त करेंगे। तो यहां पे जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के लाभ के हिस्से को प्राप्त करेगा वो रिटायरिंग पार्टनर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, यानी उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, क्योंकि उसने अपना लाभ का हिस्सा छोड़ा है। तो यहां पे जिस अनुपात में लाभ के हिस्से को प्राप्त करते हैं शेष साझेदार, उसी अनुपात में यहां पे उसको क्षतिपूर्ति की जाती है और ये क्षतिपूर्ति गुडविल के फॉर्म में की जाती है। तो यहाँ इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया हुआ है कि यहाँ पे गुडविल की से क्षतिपूर्ति की जाएगी, गुडविल के अमाउंट से, किसकी? रिटायरिंग पार्टनर की। और ये एंट्री कौन से अनुपात में गुडविल के लिए सर? अधिगम अनुपात, यानी फायदे के अनुपात में, जिस अनुपात में से साझेदारों ने निवृत्त साझेदार का हिस्सा प्राप्त किया हो। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 8,000 रुपए का दावा था। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा यह हमारे लिए दायित्व है। इसके बाद डूबत ऋणों के लिए प्रावधान 2,000 रुपए से कम करना था। एच को 14,000 रुपए नगद भुगतान किया जाएगा, शेष का स्थानांतरण उसके ऋण खाते में कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में 10% वार्षिक ब्याज के साथ किया जाएगा। जे तथा के मध्य लाभ अनुपात 3:2 होगा तथा उनकी पूंजी नए लाभ वजन अनुपात में होगी। पूंजी का समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता तथा फर्म का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। 3 चीजें हमें बनानी है। एक बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बनाना है पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बनाना है फर्म का चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि स्थिति विवरण बोला हुआ नई फर्म का स्थिति विवरण, यानी कि नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए तीनों चीजों को अपन बनाते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रूल होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसको रिकॉर्ड करते हैं सर? एसेट, लायबिलिटीज और प्रोविजंस की वैल्यू में अगर कोई भी चेंजमेंट आ जाता है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्डिंग का रूल क्या है कि जब भी इन एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो जाए और लायबिलिटी प्रोविजन की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटी प्रोविजन की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाती है, तो इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, पहला पॉइंट था ख्याति से संबंधित था। ख्याति का जो समायोजन होता है वो पूंजी खातों के माध्यम से होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन में इसे लेना नहीं है। दूसरा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 8,000 रुपए का था। तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे की जो राशि वो हमारे लिए दायित्व है। तो यहां बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में ऐसा कोई दायित्व नहीं है। तो अब ये दायित्व एक उत्पन्न हुआ है, तो दायित्व उत्पन्न होने का मतलब दायित्व में वृद्धि हुई, और वृद्धि होती तो रिकॉर्डिंग कहां हुई सर? डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट। WC मीन्स हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट का जो क्लेम है वो है 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए यहाँ पे क्लेम की राशि आपने लिख दी। इसके बाद आपको दिया हुआ प्रश्न में डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 रुपए से कम करना था। तो देखिए, प्रावधान यानी प्रोविजंस को आपको कम करना है। तो प्रोविजन अगर कम होंगे तो वो रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स।
इनको आप कम कर दो। कम करने वाले कितने रुपए से इनको कम करना है सर? डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2000 रुपए से कम करना है, तो 2000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिए सर, ये प्रोविजन में कमी हो गई। अच्छा सर, अब आगे क्या करना है? आगे आपको दिया हुआ एच को 14,000 का नकद भुगतान किया जाएगा, शेष राशि ऋण खाते में स्थानांतरित की जाएगी। तो एच को जो भुगतान करेंगे ये प्रविष्टि आपकी कैपिटल अकाउंट में होगी। इसके बाद इनका नया लाभ वजन अनुपात दे रखा है, जे तथा के मध्य नया लाभ वजन अनुपात है। बस इतना ही पॉइंट था। अब रिवोल्यूशन से रिलेटेड और कोई आइटम है नहीं। अब हम रिवोल्यूशन का क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट का 8,000 रुपए डेबिट साइड का टोटल है, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 2000, तो 6000 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ रह गया। ये क्या हो गया, लॉस हो गया सर। और इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे। लॉस जो होगा इसको अपन पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, और बाय लॉस ट्रांसफर के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे लॉस। और जो पार्टनर है जे, एच और के, इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा पुराने अनुपात में। रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो पुराने अनुपात में सभी साझेदार में डिवाइड होता है। तो पुराना अनुपात था 5:3:2। तो इस 6000 रुपए की रकम को हम 5:3:2 में विभाजित करेंगे। तो 5, 3, 8 और 2 10 हो गया, 10 का भाग 600 या 6 पंजे 3000 ये हो गया, 6 3 1800 ये हो गया, और 6 दूनी 1200 ये हो गया। तो 3000 यहां जाएगा, और 1800 यहाँ आएगा, और 1200 ही आएगा। इस तरह आपका ये रिवोल्यूशन अकाउंट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आफ्टर रिवोल्यूशन अकाउंट यू आर टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। और पार्टनर कौन है सर? जे, एच, के पार्टनर है यहाँ पे, जे, एच और के पार्टनर हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसको बनाने का मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से आपको कैपिटल का बैलेंस लेना है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को लेना है, और उन दोनों को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। और उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में से जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी कि पुस्तकों में उपलब्ध जो ख्याति है, बैलेंस शीट में जो ख्याति दिखाई हुई है, उसको अपलिखित करेंगे और संचित हानियों को साझेदारों में बांट देंगे। तो एसेट साइड से गुडविल और संचित हानियां लेनी है, जो कहां आएगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन से जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्म की जो ख्याति का मूल्यांकन किया गया है वो, और पूंजी समायोजन से संबंधित जो समायोजन अपन करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल्स, लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, और लायबिलिटी साइड में जितनी भी आइटम सबका क्रेडिट बैलेंस है, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गया, लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। तो इनका जो है बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,80,000 और 40,000। तो यहां ये हो गई 1 लाख रुपए, और ये 80,000 रुपए, और ये हो गई सब 40,000 रुपए। तो ये तो आपने कर दिया बैलेंस। और इसके बाद संचित लाभों को देखते हैं। तो यहाँ संचित लाभों में क्या आता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी फंड हो, ये चीजें संचित लाभों में आती है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या है सर? ये हमारे लिए संचित लाभ है। इसे साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। तो कितना था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट आपको दिया हुआ था साहब, यहाँ पे 20,000 दिया हुआ था, और 20,000 को पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात कौन सा सर? ये आपका 5:3:2 जो था, इसमें बांटना है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10,000 यहाँ आ जाएगा, और 6,000 यहाँ आ जाएगा, और 4,000 के अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 को 5:3:2 में विभाजित किया। इसके बाद दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के जस्ट बाद में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ दिया हुआ है, ये भी अपना संचित लाभ हो गया, इसे भी अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है आपको टोटल 80,000 रुपए। तो इस 80,000 को आप इसमें बांटेंगे, तो 80,000 को बांटेंगे तो 8 ये आ गया, तो 5 8 40,000, तो यहाँ इसका हिस्सा हो जाएगा, और 8 पे 24 यहाँ आ जाएगा, और 8 दूनी 16,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये 5:3:2 में बट गया।
इसके बाद आपको कोई संचित लाभ दिए हुए नहीं है। अब चलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, या तो एसेट साइड में ख्याति की रकम होगी या कोई संचित हानि होगी, तो उन्हें यहाँ ट्रांसफर करेंगे। लेकिन ना तो गुडविल दी हुई है ना कोई संचित हानि दी हुई है एसेट साइड में, तो उनको छोड़ दो। अब चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल का है सर, ये रहा बाई पार्टनर कैपिटल। तो कैपिटल के पहले बाई वर्ड का यूज होने का मीनिंग क्या हुआ, कैपिटल डेबिट होगी, इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी टू। कहां से ला रहे हैं कैपिटल सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ला रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा। और कितना अमाउंट है सर, 3000 है, जी का 1800 और 1200 ये अमाउंट था, ये अपन ने इनके अकाउंट में पुटअप कर दिया। अब रिवैल्यूएशन के बाद हम चलेंगे इंफॉर्मेशंस में, और इंफॉर्मेशन में आपको पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है ख्याति की रकम के संबंध में दे रखी है। और ख्याति का जो समायोजन होना है वो कौन से अनुपात में होना है सर, अधिगम अनुपात में होना है। तो सबसे पहले हमें अधिगम अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं चलिए यहाँ पे आपको अधिगम अनुपात ज्ञात करके बता देता हूं, अधिगम अनुपात। तो बताओ अधिगम अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है सर, इसका सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होगा इसका सूत्र। तो नए में से जब आप पुराना अनुपात घटा देंगे तो आपके पास अधिगम अनुपात बचेगा। तो नया अनुपात आपको प्रश्न में देखो 5वें पॉइंट में दिया हुआ था, जे तथा के मध्य 3:2 है। तो जे और के मध्य 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, इसमें से माइनस करो पुराना अनुपात। पुराना था 5 3 2, 5 3 8 और 2 10 टोटल होता था। तो 5/10 हिस्सा हो गया था जे का और 2/10 हिस्सा हो गया था के का। माइनस करेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 10। 5 का भाग 10 में 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 - 5 बराबर 1/10 ही आ गया। वैसे एलसीएम यहाँ 10 आएगा, 5 का भाग 10 में 2 बार दिया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, माइनस फिर ये 2 रखा अपन ने यहाँ पे, तो 2/10 ये हो गया। तो ये क्या हो गया सर, अधिगम हो गया। अब इस अधिगम से अनुपात बनाएंगे, 10 हर की संख्या बराबर तो अंश को अनुपात बनाते हैं। तो यहाँ पे अधिगम अनुपात कितना हो गया, जे तथा के मध्य ये हो गया सर 1 और 2, तो 1:2 ये अधिगम अनुपात हो गया। अब इस अधिगम अनुपात में ख्याति के लिए प्रविष्टि करनी है। तो ख्याति के लिए जब प्रविष्टि करेंगे तो जो अधिगम करने वाले साझेदार हैं उनको डेबिट करेंगे, क्योंकि पाने वाले हो गए ना वो, तो उनको डेबिट करेंगे। तो जे और के अधिगम करने वाले इनको डेबिट किया जाता है, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए हमने आपको गुडविल के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट बताया था इस चैप्टर में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे अपनी प्लेलिस्ट में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। एक बार फिर से आप गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जेज कैपिटल अकाउंट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिटायरिंग पार्टनर। कौन है रिटायरिंग पार्टनर सर, यहाँ पे एच रिटायरिंग पार्टनर है, तो एच को क्रेडिट करेंगे टू एच कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ पे ख्याति के लिए प्रविष्टि हमने बनाई है, तो ख्याति की कितनी रकम आई, देखो ख्याति की रकम प्रश्न में दी हुई 1,02,000 रुपए ख्याति का मूल्यांकन हुआ है। अब इसमें एच का हिस्सा कितना है, एच का लाभ में हिस्सा था सर 3/10, तो इसको मैं 3/10 से क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो यह आ जाएगा 30,600। और अब इस 30,600 की रकम को इस अनुपात में बांटना है, किस अनुपात में सर, 1:2 में बांटना है। तो यह आ जाएगा 1:2 में जब इसको बांटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का इसमें भाग देंगे तो 10,200 आएगा। 10,200 को आप 1 से गुणा करोगे तो 10,200, और इसी 10,200 को 2 से गुणा करेंगे तो 20,400। तो ये प्रविष्टि होगी आपकी ख्याति के लिए। इसकी लेजर पोस्टिंग यहां कर देते हैं, जे और के डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट में लिखो 2। किसका नाम लिखा जाएगा सर, जो अपोजिट में कौन था, एच, एच का नाम लिखा जाएगा टू एच कैपिटल अकाउंट। एच कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए एंट्री हो रही है। अच्छा किसके अकाउंट में लिखना है सर, जे के अकाउंट में लिखना है 10,200, और यहाँ पे के अकाउंट में लिखना है 20,400। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे दिया हुआ एच, एच को क्रेडिट करना है तो एच के क्रेडिट में लिखेंगे बाई, किसको, जे और के को लिखेंगे, तो बाई जेज कैपिटल अकाउंट और बाई केज कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट में लिखना है सर, ये एच के अकाउंट में रुपए लिखने हैं, तो 10,200 यहां आएगा और 20,400 यहां आएगा। ये 10,200 और 20,400 लिख दिया। अच्छा अब आगे पॉइंट क्या दे रखा है सर, एच को 14,000 रुपए का नगद भुगतान भी करना है। देखिए दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमने कर दिया था, चौथा पॉइंट देखिए,
दूसरा और तीसरा तो रिवोल्यूशन में आ ही गए थे। तीसरा पॉइंट है एच, सॉरी चौथा पॉइंट आपको दिया हुआ है एच को 14,000 का नगद भुगतान किया जाए। तो एच को नगद भुगतान करेंगे तो एच हो गया पाने वाला, पाने वाले को क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो एच के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश में पेमेंट करना है ना, तो 14,000 रुपए का इसको कैश पेमेंट कर दिया भाई, 14,000 रुपए का इसको कैश पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है सर। 14,000 का कैश पेमेंट हो गया किसको, एच को। शेष राशि इसके ऋण खाते में स्थानांतरित करनी है क्योंकि उसका 4 वार्षिक किस्तों में ब्याज समेत भुगतान करना है। अभी हमें भुगतान से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं करनी, शेष राशि को सिर्फ ऋण खाते में स्थानांतरित करना है। ये प्रविष्टि 14,000 के भुगतान करने की होगी। तो शेष राशि कितनी रह जाती है इनके बीच, तो देखिए शेष राशि हो जाएगी सर यहाँ पे, यहां मैं इसका टोटल लगा देता हूं एक बार, तो यहां इसका टोटल हो जाएगा सर ये एच लोन अकाउंट। अब शेष साझेदारों का अंतिम शेष वो बैलेंस सीडी में निकाल देंगे। अभी एक पॉइंट पूंजी समायोजन का बचा हुआ है, वो इसके बाद करेंगे। पहले एक बार आप यहाँ पे इनका शेष निकालो, फिर पूंजी को समायोजित करेंगे। तो यहाँ एक बार अपन इनका शेष निकालते हैं, तो ये पूंजी आएगी यहाँ पे 1,50,000 यहाँ पे हो गया ये। इस 1,50,000 में से क्या माइनस कर देना सर, 1,50 में से आप माइनस कर देंगे 13,200। तो 1,50,000 में से अगर अपन 13,200 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 13,000 माइनस किया, सबसे पहले 10 माइनस किया 40, 40 में से 3 गए तो 37, 36,800, 1,36,800 इसकी कैपिटल रह रही है बैलेंसिंग फिगर में। उधर उसका टोटल आ रहा है सर 40 और 4 44, 50 और 10 60,000 इसकी टोटल आ रही है। इस 60,000 के टोटल में से आप माइनस करेंगे 21,600। तो 60,000 में से अगर मैं 21,600 को माइनस करता हूं तो बैलेंस कितना रह जाएगा सर, 40, तो ये रह गया 20 गए तो 40 रह गया, और 38,400 का बैलेंस रह जाएगा सर यहाँ पे। तो इसका बैलेंस रह गया टोटल 38,400 रुपए का बैलेंस रह गया। तो ये हो गया 60,000 यहाँ हो गया, 1,40,400 ये हो गया, और 1,50,000 का टोटल यहाँ रह गया, ठीक है। तो इतना काम तो हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सर यहां इस पूंजी के संबंध में कुछ बातें कह रखी है। क्या कह रखी है देखिए, 5वें पॉइंट में बोला हुआ था कि जे तथा के मध्य नया लाभ भाजन अनुपात 3:2 होगा तथा उनकी पूंजी नए लाभ भाजन अनुपात में। तो जे और के की जो पूंजी है ये इनके नए लाभ भाजन अनुपात में होगी। तो इनको पूंजी को नए लाभ भाजन अनुपात में रखना है। तो ये कैपिटल अकाउंट जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, इसको नीचे से फिर एडजस्टमेंट के लिए फिर बनाएंगे। इस टोटल के नीचे अपन स्टार्ट कर देंगे। ये एक बार बैलेंस जो आप यहाँ ले आओ और यहाँ लिखो इसको बाय बैलेंस बीडी। कैलकुलेशन से ज्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में कैपिटल अकाउंट बन गया, सेकंड पार्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये जो कैपिटल है बैलेंस, ये यहाँ ले आओ एक बार एज ए बैलेंस बीडी 1,36,800 और इसकी हो गई आपकी 38,400। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट यहां कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला, इनकी पूंजी किस अनुपात में होनी चाहिए सर, नए अनुपात में होनी चाहिए। तो यहां देखिए पहले इनकी पूंजी की गणना कर लेते हैं कि नए अनुपात में पूंजी कितनी आएगी। तो यहां जे और के की पूंजी कितनी है, जेज कैपिटल कितना है सर, जे का कैपिटल है 1,36,800 बैलेंस आ रहा है इसकी कैपिटल का। देखिए क्लोजिंग बैलेंस ये यहां लिखा है अपन ने। और जो के की कैपिटल है उसका बैलेंस कितना आ रहा है, के इस कैपिटल का बैलेंस आ रहा है सर 38,400 इसकी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो 8 और 4 12 और 1 8 और 6 14 1 15 और 6 और 1 7 1,75,200 रुपए टोटल पूंजी आ रही है किसकी, ए और जे और के की। तो जे और के की जो कुल पूंजी 1,75,200 रुपए आ रही है, इसको हमें डिवाइड कर देना है, अब नए अनुपात में बांट देना है जेके में। तो इसको नए अनुपात में अपन जब बांटेंगे तो नया अनुपात है 3:2। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो 1,75,200 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो कितना आएगा, 3 और 2 5 हो गए ना, तो टोटल का भाग दिया तो 5 × 15 हो गया, 2 रहेगी तो 25 हो गया, और फिर यहाँ 0 5 और 20 35,040 आएगा 5 का भाग देने पर। अब इसको 3 से गुणा करेंगे और एक तरफ इसको 35,040 को हम किससे गुणा करेंगे सर, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ जाएगा 70,080 रुपए आ जाएगा, और यहाँ हो गया 0 2 1
और 105, 1,05,120। तो ये इनकी नई पूंजी आ गई, साझेदारों की ये नई पूंजी होगी। और जो भी नई पूंजी होती है वो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो इसको क्लोजिंग बैलेंस यानी सीडी में दिखाएंगे। तो मैं यहां लिखूंगा इसे टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। मान लो ये कहां से, सर वर्किंग नोट से इसको मैं लेके आया हूं। कहां से लेके आया हूं? ये जो अपना वर्किंग नोट था, इस वर्किंग नोट से कैपिटल लेके आया हूं, ना कि ये बैलेंसिंग फिगर में आई है। तो वहां से 1,05,120 और इसकी पूंजी थी अपनी 70,800। इसका कुछ नहीं था, ये तो रिटायर हो गया। अब इनकी पूंजी खातों में जो डिफरेंस आ रहा है, देखो इधर 1,36,000, इधर 1,05,000, उधर 38,400, इधर 70,080 रुपए है, 70,080 है यहाँ पे। तो इनके पूंजी खातों का जो एडजस्टमेंट करना है वो कैसे करना है? तो बोल रहा था, देखिए इसी पॉइंट में 5वें पॉइंट बोल रहा था, पूंजी समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाएगा। तो जहां भी डिफरेंस आएगा करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है। तो यहां देखो 1,36,800 था, यहाँ 1,05,000 है। तो यहां जो डिफरेंस आएगा, यहां तो टोटल हो जाएगा 1,36,800 और यहां जो डिफरेंस आएगा उसे बैलेंसिंग फिगर में लिख देंगे टू करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट आ गया, बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो 1,36,800 में से अगर आपने 1,36,800 में से 1,05,120 को घटा दिया तो बैलेंस कितना रह गया? घटा के देखिए, 10 में से 2 गई तो यहां पे रहेगी आपकी 8 रह जाएगी। देख लेते हैं, 1,36,800 में से 1,05,120 को घटाना है। तो ये 0 रह गया, यहाँ पे 8 रह गया, 7 में से 1 गई तो यहाँ पे 6 रह गया, और 6 में से 5 गई तो 1 रह गया, और यहाँ पे ये 3 रह गया। तो 31,680 का बैलेंस रह गया। कितना रह गया सर? 31,680 रुपए इसका बैलेंस रह गया। अब दूसरी तरफ अपन दूसरे का देखते हैं कि दूसरे का कितना आ रहा है। तो दूसरे में डेबिट साइड में 70,080 उधर कम है, तो यहां लिख देंगे अपन बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ये 70,080 रुपए था और उसमें से वो माइनस करेंगे तो टोटल तो उधर भी 70,080 लगाना पड़ेगा अपने को। तो 70,080 में से क्या माइनस करना है सर? 70,080 में से 38,400 माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 8 0, 10 में से 6 यहाँ रह गया, और फिर 9 में से एक और 9 में से 8 गया तो 1 रह गया, और फिर 6 में से आपका 3 गया तो 3। 31,680 इसका डिफरेंस भी आ रहा है। तो 31,680 अपन यहां दिखा देंगे, 31,680 का डिफरेंस इतना आ रहा है। तो यहाँ पे के का करंट अकाउंट ओपन हुआ 31,680 से, और यहाँ पे जे का करंट अकाउंट भी 31,680 से। फर्क क्या था? यहाँ जे के कौन से साइड में सर? यहाँ पे करंट अकाउंट के पहले क्या लगा? 2 लगा हुआ है। 2 का मीनिंग क्या हो गया? करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो जे का करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? 2 करंट अकाउंट में क्रेडिट है। यहाँ करंट अकाउंट के पहले बाई लगा, बाई मीन्स ये करंट अकाउंट डेबिट है, तो केज करंट अकाउंट डेबिट है और जेज करंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। 31,680 दोनों का अमाउंट है। तो ये हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इवन आपको अगर कोई डाउट हो इसमें किसी पॉइंट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब क्या करना है सर? अब बैलेंस शीट बनानी। तो चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने यहां बनाया हुआ है, और जब हम इसकी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे तो यहां लिखेंगे अपन बैलेंस शीट एज एट, डेट लिखना है। तो डेट क्वेश्चन में 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई थी 2017 को। रिटायरमेंट की डेट नहीं दी हुई तो आप 1 अप्रैल 2017 लिख सकते हो। यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 लिख सकते हो। यहाँ पे आप 1 अप्रैल 2017। देखिए बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसी के बेस पर न्यू बैलेंस शीट बनेगी। तो ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं अपन, दिया हुआ क्रेडिटर्स दिया हुआ है 42,000। मैंने ये लिखा क्रेडिटर्स, इसकी वैल्यू 42,000 42,000 दे रखी है, और क्रेडिटर में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो सेम अमाउंट इसका पुटअप करेंगे यहाँ पे
₹42,000। इसके बाद था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ था, जो कि पार्टनर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होकर क्लोज हो गया इसका अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, ये भी यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में आके ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। इसके अलावा कोई नई लाइबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन आपने रिजर्व दिखाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो क्लेम एराइज हुआ था, ये आपकी एक न्यू लाइबिलिटी है जिसको आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ लिखोगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना लाइबिलिटी अराइज हुआ था सर? 8,000 का लाइबिलिटी अराइज हुआ था, जो कि आपको पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 8,000 रुपए का दावा था। तो ये दायित्व उत्पन्न हुआ था, ये दायित्व आपने यहाँ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। दूसरी लाइबिलिटी एक और दी हुई, देखिए यहाँ पे आपने ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था एच की कैपिटल को 1,24,600 से। तो 1,24,600 आपके लोन अकाउंट होगा, तो इसे आप लिखेंगे, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे एच लोन अकाउंट। तो यहाँ एच लोन अकाउंट में अमाउंट आ गया सर 1,24,600 आ गया, 1,24,600 ही आ गया सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे एच लोन अकाउंट के बाद और कोई आइटम है क्या, कोई लाइबिलिटी है क्या सर? लाइबिलिटी तो नहीं है, लेकिन ये करंट अकाउंट जरूर है जिसका क्रेडिट बैलेंस है। किसका करंट अकाउंट है सर? जे का करंट अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको भी आप यहां शो करेंगे बैलेंस शीट में, जेज करंट अकाउंट, जेज करंट अकाउंट। कितना बैलेंस है सर? 31,680 का बैलेंस है इसका, 31,680। इसके बाद और कोई आपकी लाइबिलिटी साइड में कोई आइटम लिखनी हो सर? अब तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस रह गया, तो ये कैपिटल्स लिखेंगे, तो यहां लिखो कैपिटल्स। तो पार्टनर की कैपिटल में जे और के की कैपिटल रह गई, जो कि कौन सी लेनी सर? ये जो एडजस्टेड कैपिटल है 1,05,120 और 70,080 रुपीज, तो 1,05,120 और ये है 70,080 रुपए। इस तरह आ गई आपकी 1,75,200 रुपए की, आपकी 1,75,200 रुपए की आपकी कैपिटल होगी, 1,75,200। तो ये तो आपकी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब एसेट साइड की बात करते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहला वैल्यू दिया हुआ था आपको, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था 1,24,000 रुपए। तो यह लिखो आप लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ सर? 1,24,000 दिया हुआ था और इसमें कोई चेंजमेंट हुआ नहीं था, तो इसकी वैल्यू मैं सेम लिख दूंगा 1,24,000। तो 1,24,000 के बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दिया हुआ मोटर वेंस दिया हुआ, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, मोटर वेंस। इसका भी अमाउंट अपने को दिया हुआ सर 40,000, इसका अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अपने को दिया हुआ सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में भी कभी कोई चेंजमेंट नहीं आया अब तक, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी एज इट इज पुटअप कर देंगे यहाँ पे, जो है 38,000 रुपए। इसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के बाद मशीनरी दिया हुआ है, टोटल आपको मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 24,000। तो यहाँ लिखा आपने मशीनरी, इसका वैल्यू कितना सर? 24,000 रुपए वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में। और मशीनरी के बाद आपको दिया हुआ था सर यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ था, और स्टॉक का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे सर 30,000 दिया हुआ है। तो स्टॉक भी आपकी एसेट है, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक कितने का सर? यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है 30,000 रुपए, तो स्टॉक की वैल्यू 30,000 लिख दी। स्टॉक के बाद आपको दिया हुआ डेटर्स, 80,000 रुपए का डेटर्स है, तो मैंने यहाँ पे डेटर्स तो लिख दिया, 80,000 रुपए डेटर्स की वैल्यू है सर, लेकिन इसमें से प्रोविजन लेस करना है, और प्रोविजन कितना माइनस करना है यहां से? प्रोविजन, यहां तो प्रोविजन जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये दिया हुआ ₹6,000 दिया हुआ है, लेकिन इंफॉर्मेशन में बोल रहा था कि डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 रुपए से कम करना था। तो 6,000 में 2,000 कम करो, कितना रह गया सर? 4,000 रह गया। 4,000 आप यहां दिखाओ, तो 4,000 आपको यहां से माइनस करना है, तो रिमेनिंग कितना? 76,000 रह गया। 76,000 आप यहां दिखाओगे डेटर्स की वैल्यू। इसके बाद आपके पास कैश दिया हुआ था बैलेंस शीट में, तो कैश तो आपने पेमेंट कर दिया। कितना कैश पेमेंट कर दिया? 14,000 कैश पेमेंट कर दिया।
तो शेष जो आपके पास कैश बचा है वो दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में कैश कितना था सर, 32,000 रुपए का कैश बैलेंस शीट में था, और आपने 14,000 का कैश यहाँ पे इसे पेमेंट कर दिया एच को। तो रिमेनिंग जो कैश बचा वो अपन यहाँ लिख देंगे, कैश 32,000 में से 14,000 का पेमेंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया सर, 12 में से 4 गई तो 8 ये रह गई आपकी, और एक या 18,000 रुपए का कैश तुम्हारे पास अवेलेबल रह गया। 32 माइनस 14 यानी कि 18,000 रुपए का कैश हमारे पास रह गया। इसके बाद कोई एसेट है क्या, इसके अभी तक तो यहाँ बैलेंस शीट में तो एसेट कंप्लीट हो गई। अब देखो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में अगर कोई कुछ नई आइटम लिखी हो तो वो एसेट हो सकती है आपकी। कोई नई एसेट यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी नहीं है। यहाँ देखो करंट अकाउंट के पहले बाई लगा, मतलब करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये जो करंट अकाउंट है इसका बाई लगा मीन्स ये डेबिट बैलेंस हो गया। तो ये के का जो करंट अकाउंट का इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 31,600 से लिखेंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं केज करंट अकाउंट, केज करंट अकाउंट। कितना बैलेंस है सर इसका, बैलेंस दिया आपने को टोटल 31,680 रुपए दिया हुआ है। इसके बाद कोई नई लायबिलिटी क्वेश्चन में नई एसेट कोई अराइज हुई नहीं। तो नई एसेट कोई अराइज नहीं हो रही है तो अपन इसका क्या करते हैं सर, टोटल लगा देते हैं, और टोटल लगा के दोनों साइड देख लेते हैं टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए आप इसका टोटल लगाइए, और टोटल लगा के देखिए कितना टोटल आ रहा है इसका। देखिए टोटल कीजिए, 1,24,000 प्लस ये है अपना 40,000, फिर 38,000, 24,000, 30,000, 76,000, 18,000 और 31,680 ये दिए हुए हैं। तो इसका जो टोटल है अपना ये आ गया 3,81,680 एसेट साइड का टोटल आ गया सर। 3,81,680 ये टोटल आ गया। इधर का टोटल, यहाँ जो लोन था ये था आपका 1,24,800 का लोन था। तो अब अपन इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा सर 3,81,680 इसका टोटल आएगा। ये लोन अपने 1,24,600 लिख दिया था पहले, एक्चुअल में लोन कितना था सर, ये 1,24,800 का लोन था। तो 1,24,800 अपन ने क्या करना है वहां पे लोन दिखाना है। ये टोटल आ रहा है 1,40,600। 1,40,600 में से अपन ने इसको माइनस किया तो 1,24,800 का लोन अकाउंट का बैलेंस बचेगा। ये 1,24,800 का लोन यहाँ पुटअप होगा तो टोटल आ जाएगा 3,81,600 इसका टोटल आ गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।